asked all of you कि एक नाट्य शास्त्र जो word है, that is very important. This is the base when you have to or when you need to discuss Indian drama, the history of Indian drama, Sanskrit drama. नाट्य शास्त्र is a very important text. और नाट्य शास्त्र, नाट्य वर्ड जो है वो भी ड्रामा, नाटक से जो है वो रिलेटेड है. दिस इज अ हैंडबुक. नाट्य शास्त्र तुम सबको पता होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र एक हैंडबुक है ऑन ड्रामेटिक आर्ट दैट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल संस्कृत थिएटर. भरत ने लिखा इसे, और ये जो है सबसे जो समझने की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें. जिन बच्चों ने ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री भी पढ़ी है, हम लोगों ने जब बिगिन किया, वी रियलाइज एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट ड्रामा वाज अ मीन्स, इट वाज अ व्हीकल, इट वाज अ टूल ऑफ रिलीजियस एनलाइटनमेंट. सबसे पहले जो एक परफॉर्मेटिव आर्ट जो हमने कल टर्म पढ़ी थी, वो कहाँ से आया? जो टर्म था वो आया कि लोगों ने रिलीजन के ज़रिए ज्ञान और नॉलेज का जो एक बीड़ा उठाया था ना, कि समाज में वो एक ज्ञान की जो लाइट है वो जलानी है, वो उसका ढंग कहाँ से मिला उनको? इन ड्रामास के ज़रिए, इन भजनों के ज़रिए. और ये भजन पहले शुरू हुए हिम्स वैदिक कल्चर में, और वहीं से वो जो भजन है ये फिर परफॉर्मेटिव आर्ट्स बने. फिर ये लोग, जैसे हम आज के टाइम में नहीं देखते नुक्कड़ नाटक एंड ये सब वर्जन्स हैं ड्रामा थिएटर के. वी हैव फेमस थिएटर्स. ग्रुप में कल भी बात कर रही थी, जैसे हमारे पास टिगोर थिएटर है चंडीगढ़ में. वी हैव अवर ओन मल्टी कल्चर आर्ट सेंटर हियर इन कुरुक्षेत्र. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे आज के टाइम पे हमारे लिए मूवी मीडिया है, ये भी इनलाइटनमेंट का एक व्हीकल होते हैं, सोर्स होते हैं, जरिया होते हैं. हम लोगों ने बच्चे कल हमारा जो लेक्चर था इस बात पे कंक्लूड किया था when we talked about the comparison between Greek drama and इंडियन क्लासिकल ड्रामा. मैं बार बार ग्रीक ड्रामा का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भी उतनी ही पुरानी लैंग्वेज है जितनी पुरानी संस्कृत. तो बहुत ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, लेकिन कंपैरिजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है और बिकॉज ग्रीक इन्फ्लुएंस भी दिखता है इंडियन ड्रामा में. क्योंकि सिमिलैरिटीज़, कुछ क्रिटिक्स हैं जो ये मानते हैं कि इंडियन ड्रामा पे इन्फ्लुएंस है पुराने ग्रीक ड्रामा का भी. और मैंने कल बात की थी कि सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं. जो हमने बहुत बड़ी सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो हम रिवाइज कर सकते हैं बड़ा जल्दी ही कि एक सबसे बड़ी बात, जो बड़ी सिमिलैरिटी है, कि जो कहानी होती थी वो किसी हिस्टोरिकल या मिथिकल फिगर पे सेंटर होती थी. और क्या होता था उसमें? सुपरनैचुरल फिगर्स होते थे, जैसे कि गॉड्स, गॉडेसेस. हाँ, जो कि वो फेमस कैरेक्टर्स जो कि वॉरियर हैं, योद्धा हैं, या कोई देवी देवता हैं, उनके ऊपर, आम लोगों के ऊपर कहानी नहीं होती थी वो. और जो इम्पोर्टेंट बात और क्या थी? डिवीजन होता था प्लेज में, एक्ट्स. फिर एक्ट्स के आगे डिविजन्स होते थे, सीन्स. और क्या था? कोरस होता था, जो कि ग्रीक ड्रामा में भी है, संस्कृत इंडियन क्लासिकल ड्रामा में भी है. स्टॉक कैरेक्टर्स हैं, मैंने समझाया था आप लोगों को. स्टॉक कैरेक्टर्स हैं जो एक खास किस्म का कैरेक्टर हर एक कहानी में पाया जाता है, जिसके खास वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत चालाक सी लेडी है, या कोई बहुत ही ओल्ड एज मैन है जो कोई विजडम की बात करता है, तो वो हर प्ले में हमें दिखते हैं वही काम करते. उनको हम स्टॉक कैरेक्टर्स कहते हैं, विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, विद सेम स्टाइल. तो ये दोनों चीज़ों में दिखता है हमें, ग्रीक ड्रामा में भी और इंडियन क्लासिकल ड्रामा में. डिफरेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम सबके लिए समझना. डिफरेंस है बच्चे कि जो इंडियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन है ना हमारे पास, वहाँ ट्रेजेडी का बहुत एब्सेंस है. क्योंकि ग्रीक ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी से भरा हुआ है. इंडियन, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन जो हमारी थॉट है ना, वो बेसिकली बहुत ऑप्टिमिस्ट है. वो ड्रामाज में भी दिखती है, बिकॉज हमारा फेथ जो है वो गॉड और गॉडेसेस में टुवर्ड्स दी हैप्पी एंडिंग. इन चीज़ों को हम आने वाले दिनों में ज़रूर डिस्कस करेंगे. जो और एक डिफरेंस है वो है 3 यूनिटीज़. ये तुम सबने बहुत अच्छे से जहन में अपने रख लेना है. ड्रामा का जो स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि जब आप किसी ड्रामा को लिखते हैं, इनेक्ट करते हैं, तो जो कहानी होती है ना,
वो किसी एक टाइम की होनी चाहिए और उसी जगह पे जहाँ की वो कहानी है वहीं रहना चाहिए आपका ड्रामा, और एक्शन भी वहीं होना चाहिए। ये ग्रीक ड्रामा मानता है, लेकिन इंडियन क्लासिकल ड्रामा में ये थ्री यूनिटीज कभी भी मानी नहीं गई। क्या नहीं मानी गई? क्योंकि क्या होता था, एक कहानी है वो धरती पे हो रही है और थोड़ी देर बाद द कैरेक्टर्स आर शोन गोइंग टू हेवन, तो वहां शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट जो एक्शन में हो रहा है ना, ये ग्रीक ड्रामास में नहीं होता था। शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग टुक प्लेस देयर। और हम क्या देखते हैं, टाइम का कोई यूनिटी नहीं है इंडियन क्लासिकल ड्रामा में। अक्रॉस द इयर्स भी जो है कहानी घटित हो रही है। ऐसा नहीं होता था ग्रीक ड्रामास में। वो तो कुछ साल, एक साल ही पीरियड में वो स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इंडियन क्लासिकल ड्रामा में तुम सबको पता है, बिकॉज ये हमारा लोकल कलर है, डांस और सॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज हम ऐसा कुछ भी ग्रीक ड्रामाज में नहीं देखते हैं। और फिर ये भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि कुछ बुद्धिस्ट और जैन जो ट्रेडिशंस हैं उन वो भी हमने देखा है कि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, तो उनका प्रभाव भी दिखता है हमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पे। Anyway, coming forward to this notion of Natya Shastra, uh, Natya Shastra actually defines the components of drama. इम्पॉर्टेंट बात ये थी दैट व्हाई डिड वी नीड ड्रामा। हम हमेशा बात करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स दैट डिस्कस थिंग्स विद मी, मैं हमेशा उन लोगों को यही समझाती हूँ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाई डू वी रीड दिस पर्टिकुलर लिटरेरी याना। जो ड्रामा है, नाट्य शास्त्र कहता है कि ड्रामा का मेजर पर्पस क्या होता है। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ प्लेजर नहीं, आस्थेटिक से भी परे होता है। वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। जब तक आप, ये तो बड़ी क्लियर बात है रजे, आपको कोई चीज़ म्यूजिक के जरिए समझाई जाए, मुझे लगता है दैट गिव्स मोर इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। वी टेंड टू लर्न इट मोर इजीली। तो ये नाट्य शास्त्र कहते हैं दैट द पर्पस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इज मैनीफोल्ड। इट इज एंटरटेनमेंट, इट हैज़ प्लेजर, बट इट इंस्ट्रक्ट्स, बहुत ज़रूरी है, सिखाना, टीच करता है, यू नो। इट हैज़ ऑल द थिंग्स, वेल्थ भी है, जस्टिस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और स्पिरिचुअल लिबरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो आर्ट है, जो ड्रामा है, अगर वो आपको स्पिरिचुअली लिबरेट नहीं करता, दैट मीन्स उसमें कमी है। और जो मैंने अभी बात की थी 5 मिनट पहले कि संस्कृत क्लासिकल ड्रामा में देयर वाज नो ट्रेजिक एंडिंग, वो इसी बात से जुड़ी है। बिकॉज ये हमारे अपने जो इथॉस है, हमारी अपनी सोच ये सिखाती है कि मैं कौन सी सोच की बात कर रही हूँ ना जी, जो हमारी हिंदू थॉट है, कॉस्मोलॉजी है, जो भगवान में हम विश्वास करते हैं। हम क्या विश्वास करते हैं? जितने स्टूडेंट्स का बेस है, इंक्लिनेशन है हिंदू सोच, हिंदू प्लीज इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में समझना, ठीक है, नॉट विद ब्राह्मण और एनी अदर सेक्शंस, नो। द बेसिक सनातन धर्म सेज दैट डेथ इज नॉट द एंड, बट इट इज अ वे टू अचीव स्पिरिचुअल फ्रीडम, जो मोक्ष है। ये जब सोच हमारी आती है ना, फिर हम ट्रेजिक एंड नहीं मानते डेथ को। तो फिर ये कहते हैं, जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि बंधनों से मुक्त हो जाता है इंसान, changes the dress from one body to another। तो ये जो सोच है हमारी, शायद इसी सोच से हम देखते हैं कि जो संस्कृत ड्रामा की एंडिंग है इन कंपैरिजन टू ग्रीक ड्रामा, वो बिल्कुल भी ट्रेजिक नहीं होती। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैंने बताना रजे, अगर मैं वो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो तुम्हें समझ आ जाए। मैंने अभी कहा कि जो ड्रामा है क्लासिकल ड्रामा, उसका डिटेल जो है वो नाट्य शास्त्र में डिफाइन किया गया है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लासिकल ड्रामा के साथ जुड़ा, उसको कहते हैं रस। सबको पता है ना रस,
जब हम इसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो इट इज रिटन एज RASA। आई हैव टोल्ड इट सो मेनी टाइम्स टू माई स्टूडेंट्स कि जब हम जो प्रत्यय होता है हिंदी संस्कृत में, जो हम दो डॉट्स लगाते हैं, उसका अंग्रेजी में कोई भी सिनोनिम अल्फाबेट नहीं है। इसलिए वो लोग तो नहीं, मतलब इन इंग्लिश ए इज रिटन, बट दैट डजंट मीन कि आप राम को रामा कह देंगे, कृष्ण को कृष्णा कह देंगे, बट दे डोंट हैव अ साउंड के लिए, कुछ भी श्व साउंड के लिए उनके पास कोई अल्फाबेट नहीं है। तो आप जब भी रस वर्ड को लिखेंगे, आप RASA लिखेंगे, बट यू वोंट से रस, रासा, इट्स रस। कोई है मेरा स्टूडेंट यहाँ जिसको रस सुना हुआ है वर्ड? शाबाश। क्या जतिन, ऊंची बोलो। म्यूजिक सब्जेक्ट में? ओके। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है बच्चे, आपने जो कहा, आपसे पहले जिस जब बच्ची ने बोला इमोशन, इमोशनल रिस्पॉन्स, सेंटिमेंट, फीलिंग्स, कोई भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, हम कुछ भी देखते हैं, किसी ना किसी इवेंट को देखकर जो इमोशन हमारे अंदर पैदा होता है, दैट इज रस। तो रस एक तरीके से ब्यूटी से जुड़ा हुआ एक इमोशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संस्कृत ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा वो लोग मानते थे कि जब तक ऑडियंस के अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आता, आप समझ रहे हैं? और ये इमोशनल रिस्पॉन्स, कैसा इमोशनल रिस्पॉन्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, रिफाइंड इमोशनल रिस्पॉन्स। जैसे कि कोई लिबरेट हो गया हो कुछ ऐसा देख के, जो एक अंग्रेजी का शब्द होता है जैसे इवोक, EVOKE, पैदा करना, आप कुछ भी जबरन इवोक नहीं कर सकते इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ। ये रस के साथ आता है, दैट व्हेन यू सी समथिंग, आप शकुंतला को देखते हैं, इस पर्टिकुलर प्ले की अगर हम बात करें, अभिज्ञान शकुंतलम में, व्हेन यू सी कि दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं, तो उनके मिनिस्टर उनसे पूछते हैं, ही न्यू इट दैट ही हैज फॉलन इन लव, दुष्यंत हैज फॉलन इन लव विद शकुंतला। पर आप खूबसूरती देखिए बच्चे लैंग्वेज के यूज की। उनसे वो पूछते हैं कि आपको कैसा लगा व्हेन यू सॉ शकुंतला, और उन्होंने कहा, मेरी आंखों को निर्वाण मिल गया। I think this is what we call, this is how the Ras is evoked. Could be said in so many other ways. So this sublimity that we have in संस्कृत ड्रामा, मैंने शायद तुम लोगों को पहले भी कहा था, मैं आज भी रिपीट कर रही हूँ कि तुम समरी ज़रूर पढ़ लो हिंदी में अभिज्ञान शकुंतलम की, बिकॉज दैट विल हेल्प ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। बट मुझे एज अ लर्नर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैं हमेशा चाहती हूँ कि चीज़ों की इंट्रोडक्शन बहुत गहराई में होनी चाहिए, सो दैट जब आप उसकी समरी पढ़ें तब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। तो हमने कहा रस एक वर्ड है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो हम प्ले को देखते हमारे अंदर आता है। अब रस के अंदर रजे बहुत सारे डिटेल्स की अगर हम बात करें, तो दो चार वर्ड्स मैं चाहूंगी तुम्हें पता होने चाहिए। आई शेल सेंड ऑल दीज टर्म्स टू यू थ्रू मेल, नोट्स बनाएंगे हम, उसमें सब इनका जिक्र होगा। जो रस है उसमें क्या कुछ होता है, विभाव, अनुभव, है ना, व्याभिचर्य भव, ये भव हैं, अलग अलग जो भाव हमारे पास है ना, स्थाई भाव। तो ये सारे भाव जो हैं, ये क्या पैदा कर रहे हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स। और कौन से, बस तुम लोगों ने ये दो बात याद रखनी है कि सामने वर्क ऑफ आर्ट है। वर्क ऑफ आर्ट किसे कहते हैं, ड्रामा को कह रहे हैं। अब हम उसको देखते ही जो हमारे अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, रस। और जो रस है वो बहुत सारे भावों से उत्पन्न होता है, और भाव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये इतनी समझ तुम सबकी होनी चाहिए, बिकॉज तुम अपने आंसर्स में, तुम अपनी समझ में ये रखोगे कि संस्कृत ड्रामा का जो हाईएस्ट पर्पस है, कोई तुमसे पूछे व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग और इनेक्टिंग संस्कृत ड्रामा, तो तुम लोग क्या कहोगे, दिस एक्सपीरियंस ऑफ रस, ये एस्थेटिसिज्म, ये ब्लिसफुल फीलिंग,
जो कि किसके जरिए मिलती थी उनको? ड्रामा के जरिए। ओके, ये हम सारी बातें कर रहे हैं रजत, दिस इज ऑल रिलेटेड, दिस इज ऑल डिस्कस्ड इन डिटेल्ड इन नाट्य शास्त्र। तो तुम सब ने, जिन्होंने भी इंडियन क्लासिकल ड्रामा के इंट्रोडक्शन और इनके बारे में पढ़ना है, तो यू मस्ट रीड नाट्य शास्त्र। ओके, और क्या है जो नाट्य शास्त्र कहता है? नाट्य शास्त्र कहता है कि बहुत किस्म के प्लेज होते हैं, जिनमें से रूपक होता है, एक मेजर टाइप रूपक, या फिर जो छोटी सी टाइप है उसकी उपरूपक। तो इनमें अलग है रजय, जैसे हम ड्रामास की टाइप करते हैं ना, वैसे ही तो रूपक में भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि नाटक। अब नाटक जो है वो क्या है, जो अभी हमने बात शुरू की थी कि मिथ होती है, हीरोइक कहानियां होती हैं, महान योद्धाओं की कहानियां होती हैं, या मिथ्स की कहानी बातें होती हैं। प्रकरण होते हैं, ये एक ऐसे प्रकरण हैं जो कि इमेजिनरी स्टोरीज हैं, और जहाँ पे उनसे कम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात होती है। किन से कम? हीरोइक, जो हीरोइकल फिगर्स हैं, हीरोइक फिगर्स हैं, या मिथ्स के जो कैरेक्टर्स हैं, उनसे कम कैरेक्टर्स जो है वो प्रकरण, अलग टाइप ऑफ ड्रामा है। अच्छा, फिर हम देखते हैं, जो तुम सबके समझने की ज़रूरत है, जब हम संस्कृत ड्रामा को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें जो कहानी होती है ना, हमने कल डिटेल में प्लॉट पढ़ा था, तो प्लॉट में आप कभी पुराने उसको देखा आपने, टेम्पल्स को, जो एंशियंट मंदिर होते हैं, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में भी है त्रिपुति बालाजी का मंदिर। सो व्हाट डू वी हैव देयर? वी हैव अ प्लेस कॉल्ड गर्भ, है ना, इनसाइड श्राइन ऑफ अ टेम्पल, गर्भ। हमारे जो संस्कृत ड्रामा है, संस्कृत प्लेज हैं, इनमें भी बच्चे डिविजन्स हैं। डिविजन्स किसकी? डिविजन्स है प्लॉट स्ट्रक्चर की। रिपीट कर रही हूं मैं, प्लॉट स्ट्रक्चर्स की डिविजन्स हैं संस्कृत ड्रामा में। सबसे पहले होता है ओरिजिन, कहानी शुरू होती है, ओरिजिन मुख होता है, उसमें क्या आता है रजे? बिगिनिंग ऑफ द प्लॉट। जैसे कि कोई सीड होता है, जैसे बीज होता है। फिर सेकंड में मुख के बाद क्या आता है? ओरिजिन के बाद क्या आता है? कोई घटना होती है, इंसिडेंट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको संस्कृत में इंसिडेंट को प्रतिमुख कहते हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट लाइन। और वो कैसे होगा? इंसिडेंट वर्ड तुम सबको पता रहे, घटनाएं गुड भी हो सकती हैं, बैड भी हो सकती हैं। थर्ड टाइप क्या है इसमें? अगर सीड हमने बोया है, देन दैट वुड बी, देयर वुड बी अ जर्म। थर्ड इज द जर्म, जिसको क्या कहते हैं? गर्भ। जहाँ पे ये वाले जो एक्शंस हैं, कौन से? गुड और बैड, ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं। वो तो हम सब मानते हैं ना कि गुड एक्शंस एंड बैड एक्शंस हैव देयर रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये गर्भ, ये जर्म किधर जा रहा है? एम की तरफ। एम क्या होता है? फल। जर्मिनेशन के बाद फल आता है, फ्लावर आता है। तो ये रजे स्ट्रक्चर हैं संस्कृत ड्रामा के। और फोर्थ पे आता है क्राइसिस, विमर्श, जहाँ पे कि बैड एक्शंस जो हैं, घटनाएं जो हैं, वो गुड को आउटवे कर देती हैं, और वो फिर भटकती हैं। मतलब जो एक कैरेक्टर है, जो एक स्ट्रक्चर है कहानी का, वो सीधा चलता चलता डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर लास्ट में आता है, जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निर्वाहन, और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कंप्लीशन। प्लॉट का हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, कहानी कैसे चलती है संस्कृत ड्रामा में, और इस निर्वाहन में, इस कंक्लूजन में हम देखते हैं कि जो अलग अलग कहानियां उस प्ले में चल रही हैं, या अलग अलग सब प्लॉट्स हैं, या बहुत सारी घटनाएं हैं, वो सब एक डिफाइंड, डेफिनेटिव निष्कर्ष का हिस्सा बन जाती हैं। ओके, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ संस्कृत ड्रामा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है रजे, जो जो तुम लोग सब रिलेट करोगे, वो है इसका बायलिंगुअल। संस्कृत ड्रामा जो था वो बायलिंगुअल था अपने नेचर में, जो कि हम किसी और। हाँ बच्चे, हाँ। हाँ बच्चे, हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, आई अंडरस्टैंड। कौन सा बताओ, क्या चीज? मुझे लगा मैंने वो एक। हाँ बताओ, कि मतलब यू वांट मी टू रिपीट दिस?
इन हिंदी, जो हमने अभी बात। आज अंग्रेजी बोल रहे हैं मैम। आज मैम अंग्रेजी बोल रहे हैं, है ना? हाँ, ट्रू ट्रू, आई अंडरस्टैंड। ओके बच्चे, ओके, डोंट वरी, आई रिपीट दिस। मैं इसको हिंदी में करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जो अभी बताया रजे, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। टाइप्स ऑफ प्लेस की बात कर रही थी, जहाँ पे मैंने कहा कि रूपक होते हैं, प्लेस जो होते हैं वो उपरूपक भी होते हैं। और मैंने कहा फिर कि रूपक भी आगे अलग अलग वैरायटीज में होते हैं, जैसे कि नाटक है जिसमें कि मिथ और बहुत महान जो योद्धा हैं उनकी कहानियां होती हैं। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे प्लेस हैं जैसे कि प्राकरण है, जिसमें कि कल्पना से भरी हुई कहानियां हैं, जहाँ पे कि इन मिथ्स और हेरोइक कैरेक्टर से कम जो ह्यूमन बीइंग से थोड़े ऊपर, लेकिन इन लोगों से, इन कैरेक्टर से थोड़े से कम जो फेमस हैं, वो कहानियां उन लोगों की कहानियां हैं। फिर हमने कहा कि जो संस्कृत ड्रामा है उसकी जो कहानियाँ होती हैं, जो प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, वो 5 किस्म की चेंजेस में हम देखते हैं। पहला हमने क्या देखा? मुख, ओरिजिन, शुरुआत, जिसको मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ द प्लॉट। सेकंड पे क्या है? सेकंड पे हमने कहा इंसिडेंट, प्रतिमुख, जो, हाँ, जो उस प्लॉट को आगे लेके जा रहा है, जहाँ पे घटनाएं कैसे होंगी, अच्छे एक्शन से तो नहीं होंगी ना सारी, बैड एक्शंस भी हैं वहां पे। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? दैट वर्ड, जर्म, हाँ, गर्भ, जो है, जहाँ पे वो गुड और बैड, जो गुड, सॉरी, गुड एक्शंस हैं, जो गुड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो किसी ना किसी एम की तरफ लेके जा रहे हैं, फल जिसको हम कहते हैं। फिर हम चौथी स्टेज आती है जो कि क्राइसिस है, जिसमें कि क्या हो रहा है, बुरे एक्शंस आ गए हैं, क्योंकि पहले तो अच्छे एक्शंस और अच्छी घटनाएं आ रही हैं, वो अपने एम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उनसे अपोज होने के लिए बैड एक्शंस आ गई हैं, बैड घटनाएं आ गई हैं, और वो फिर उनका रास्ता भटका रही हैं उनको। और लास्ट में फिर हमारे पास आता है कंप्लीशन, जिसको हिंदी में हम निर्वाण कहते हैं, जहाँ पे वो सारे बुरे और जो अच्छे हैं, उनका जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसका फिर एक डेफिनेट निष्कर्ष जो है वो कहानी के रूप में हमारे सामने आता है। जो मैंने इससे पहले, अंजू, आप कुछ जो ये कह रहे थे कि मैम आपने ज्यादा इंग्लिश का यूज किया, इससे पहले मैंने जो रस की बात की, वो भी आप चाहते हैं मैं हिंदी में कहूँ? ठीक है, शाबाश माय चाइल्ड, ऐसे पूछते रहा करो, ठीक है। हाँ यश, अब तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल यश, बिल्कुल, मुझे ऐसे तुम लोग बोलोगे ना, मैम तो पहुंच गए थे वहां पे संस्कृत ड्रामा में पहुंच गए थे। मैं तो, मुझे अगर अंजू ने ना बोला होता तो मैं अब और, दैट्स गुड। ऑडियो ऑफ करो अंजू, दिस क्रिएट्स डिस्टरबेंस। तो तुम लोग रजे ऐसे बीच बीच में मैम को बोलते रहा करो, मैम अब आप ऐसे बोलो, ऑल ऑफ यू, ये हम जो कर रहे हैं डिस्कशन, दिस इज ऑल फॉर यू, सो यू आर बेटर जज टू टेल मी कि मैम ऐसे पढ़ाओ हमें। अच्छा, एक चीज और है। हाँ बच्चे, हाँ सिमरन। ओके ओके, करते, अभी करते हैं सिमरन उसकी बात। आई आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस वर्ड पैटर्न। मैंने ध्यान दिया कि पैटर्न की बात नहीं हुई हमारी, पैटर्न और पैट्रनेज, ये वर्ड भी बहुत आएगा, PATRON, पैटर्न, और एक वर्ड है पैट्रनेज, PATRONAGE। क्योंकि जो क्लासिकल ड्रामा है, ये भी जो है उन राइटर्स के बारे में, के उन राइटर्स ने लिखे हैं जो, जैसे कालिदास हैं, जो माने जाते हैं नवरत्न, राजा विक्रमादित्य के दरबार के कोटियर्स जैसे होते हैं, वैसे ही एक इतना अच्छा मिनिस्ट्रियल ऑफिस दिया हुआ है एक राइटर को। तो जब हम शेक्सपियर की बात भी करते हैं, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि उन लोगों को अपनी क्वीन का सपोर्ट मिला था। तो पैट्रन किसे कहते हैं? द पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट,
टू आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस, उस इंसान को पैट्रन कहते हैं जो संरक्षण करता है किसी चीज की। और पैट्रोनेज किसे कहते हैं? उस सपोर्ट को कहते हैं। कौन से सपोर्ट को? फाइनेंशियल सपोर्ट को, जो कि इन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। ओके, let me see. हाँ जी, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड सिमरन, अभी आप अपना ऑडियो ऑफ कर लो। कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू से सॉरी। हम लोगों ने जो कैरेक्टर्स की बात कही है, जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे ड्रामास की बात करें, बिकॉज अभी हमने थ्योरेटिकल बेस में बात कर रहे हैं सिमरन, अभी हम सिर्फ अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रामा कैसे होता था, स्ट्रक्चर। अभी हम एग्जाम्पल्स की बात ना ही करें तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मैं ये टर्म्स बताना चाहती हूँ। जब हम इस प्ले को पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिविजन, द स्ट्रक्चर, है ना? तो ये हम, क्योंकि मैंने इसको, हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ मैं। आई हैव डिवाइडेड द डिस्कशन फ्रॉम थेरेटिकल बेस टू द एग्जाम्पल्स। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि कल की क्लास में आई विल ब्रिंग so many examples to discuss with all of you. आज मैं इसीलिए ना इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, जो हम ये शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तुम सबने समझना है, जो मैं बार बार ग्रीक ड्रामा, यूरोपियन ड्रामा, यूरोपियन लिटरेचर की बात कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ें ध्यान में साथ साथ चलती रहेंगी, हमें अगर ये पता चलता रहेगा कि किस तरीके से ये ड्रामाज आपस में सिमिलर थे और किस तरीके से ये आपस में डिफरेंट थे। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस और है, वो है बच्चे, यूरोपियन या इंग्लिश ड्रामा में हम देखते हैं कि जो फीमेल एक्ट्रेस थी, उनका कोई जो रोल था वो मेल एक्टर्स परफॉर्म करते थे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, जो कि मुझे लगता है कि अपने आप में रेवोल्यूशनरी चीज़ है। इंडियन कल्चर, सोसाइटी को हमेशा माना गया है कि ये नैरो माइंडेड है, बट ये बिल्कुल गलत इल्यूजन, एक धारणा है जो हमने ही या औरों ने, वेस्टर्न क्रिटिक्स ने फैलाई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा, ये ऑब्जर्वेशन मेरी कहती है। बिकॉज यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा में हमने क्या देखा, देयर वाज बैन, कंप्लीट बैन था फीमेल एक्टर्स पे, लेकिन संस्कृत ट्रेडिशन में कोई ऐसा बैन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या बताया, मेल एक्टर्स रोल प्ले करते थे फीमेल्स का, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ मेन ही करते थे, और ये सिर्फ कहानी पे डिपेंड करता था। अगर मिक्स हैं वहाँ पे कैरेक्टर्स, तो मिक्स वहाँ पे होते थे, और अगर सिर्फ विमेन है या सिर्फ मेन है, तो अब हम फिर इतनी सारी बातें कर चुके हैं कि संस्कृत ड्रामा में ये था, फिर ये पॉपुलर क्यों नहीं बन सका? इसका आंसर तुम सबके पास है। इसका सबसे बड़ा जो एक मुझे लगता है ड्रॉबैक है, वो इसका ये लैंग्वेज बैरियर ही था। क्योंकि रजे, आप सबको पता होगा कि एक जो पुरानी लैंग्वेज है जैसे संस्कृत है, वैसे ही संस्कृत लैंग्वेज कौन बोलते थे उस सोसाइटी में? संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे ब्राह्मण्स, क्षत्रिया। लेकिन जो और सेक्शन थी ना सोसाइटी की, जैसे सोल्जर्स थे, कोई सर्वेंट हैं, विमेन, चिल्ड्रन, ये सब बोलते थे प्राकृत भाषा को, ठीक है। और क्या हो रहा था यहाँ पे संस्कृत में, क्योंकि आई रिमेम्बर जब अंजू ने मुझे कहा हिंदी में बोलने को, शायद मैं वो बात कर रही थी तुम लोगों से, संस्कृत ड्रामा बायलिंगुअल है ना, इस पॉइंट पे थे हम लोग, तभी मैंने कहा हाँ हाँ, ये बात हमारी पूरी नहीं हुई, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें कि बायलिंगुअल थी, जो मैंने अभी तुमसे बात की कि एक भाषा तो है जो संस्कृत है, जो ये हायर कास्ट या दिस पर्टिकुलर कास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोल रहे थे, और एक अलग सेक्शंस थे सोसाइटी के जो प्राकृत बोल रहे थे। स्टॉक कैरेक्टर्स भी अब हमारे पास कैसे हैं, जो कि जैसे सूत्रधार हैं। सूत्रधार जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्शन, जैसे कि डायरेक्टर है जो,
नायक है, जैसे द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो, यू हैव हीरोइन, है ना, यू हैव यूरोपियन काउंटर पार्ट में तुम्हारे पास एक कैरेक्टर है बच्चे, जो जो हमेशा मजाक मजाक में बहुत गहरे और बहुत डीप बातें कर जाते हैं। उधर उनको कहते हैं फूल, क्लाउन शब्द बोलते हैं, जेस्टर भी बोलते हैं जो मजाक करता है, विदूषक हैं जैसे संस्कृत ड्रामा में। अब ये जो उनके कास्ट क्लास और जेंडर और उम्र के हिसाब से ना, वो लोग या तो संस्कृत में बोलते थे या प्राकृत बोलते थे। और कोशिश इनकी ये होती थी कि ये उस किस्म की भाषा को, मतलब संस्कृत और प्राकृत में ही जो उस टाइम के लोगों को समझ आ सके और एंजॉय कर सकें, उनके हिसाब से वो भाषा को का चुनते थे वो। तो ऑडियंस जो थी ना, वो एक तरीके से लिमिटेड थी। कौन सी ऑडियंस होती थी? अपर क्लास, ठीक है, जैसे कि जो रॉयल परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनको अंग्रेजी में अरिस्टोक्रेट, है ना, अरिस्टोक्रेट बहुत ही अमीर जो वर्ग है समाज का, उसको कहते हैं। ब्राह्मण्स कह लो, क्षत्रिय कह लो, या जो जो मैंने अभी शब्द तुम्हारे साथ यूज किया, जिनको जो संरक्षण राजा रानियों का मिलता था, जिसको अंग्रेजी में रॉयल पैट्रोनेज कहते हैं हम। तो इन लोगों के इंटरेस्ट और टेस्ट के लिए ये सारे ड्रामास लिखे जाते थे। नाट्यशास्त्र इसके बारे में भी कहता है। नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो दर्शक होते हैं ना, आइडियल दर्शक, वो भी ऐसे होने चाहिए कि उनके अंदर भी दे शुड बी एजुकेटेड, ठीक है, चाहे किसी भी हर कास्ट को के लोगों को, उस टाइम पे तो बहुत था ना ये डिवीजन। तो नाट्यशास्त्र में इट इज रिटन कि जितनी भी ये कास्ट हैं, दे कुड वॉच। कौन सी कास्ट? ये 4 कास्ट, जहाँ पे कि दे आर एजुकेटेड, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण्स हैं, और बट वहाँ पे सीट, उनकी सीटिंग जो सिस्टम था वो सेपरेट होना चाहिए। तो देर आर सर्टन जहाँ पे कि हमें दिखता है कि समाज कैसे बटा हुआ था। लेकिन जो मैं जिस बात पे आई थी वो ये था कि संस्कृत ड्रामा डिड नॉट प्रूव टू बी पीपल्स वॉइस, जैसे कि हम ग्रीस या मिडीवल इंग्लैंड में देखते हैं। जब हम इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड पढ़ते हैं, हिस्ट्री, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि वो ड्रामा इतने पॉपुलर हुए, दे वर पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल, लेकिन ड्रामा ऑफ संस्कृत कुड नॉट बी सो। और इसका रीज़न मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि जो ये लैंग्वेज थी, ये भी एक लैंग्वेज बैरियर बन गया था, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलोइंग हो रही थी। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे ड्रामा को लिखने के और उसको परफॉर्म करने के। तो इसमें ना, जब बहुत ज़्यादा आप रूल्स में लिखते हैं, फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन जगह भी नहीं रहती, आप उस यानर के साथ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। और जब आप इमेजिनेशन और एक्सपेरिमेंट को जगह नहीं देंगे, तो आम इंसान के साथ आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो वो पॉपुलर आर्ट नहीं बन पाया। बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हम अगर देखें तो संस्कृत, हाँ जी, कितने, हाँ, यही तो दिक्कत है। दे वर नॉट अलाउड, दिस इज व्हाट नाट्यशास्त्र ऑल्सो सेड। ये जो मुझे लगता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट है गीतिका, जो हम महसूस करते हैं, सब अब महसूस करते हैं। बिकॉज पहले ये हमारे एक्शन से कास्ट बनी थी। एक्शन मतलब दोज हु वर इन्वॉल्व इनटू रीडिंग, स्टडिंग, उनको ब्रह्म का ज्ञान होने वाले इंसान, जिसके पास ज्ञान है, उसको ब्राह्मण कहते थे। तो फिर जिन लोगों के पास जैसे जैसे वर्क्स आते गए, जो ये हम कहते हैं लोअर कास्ट, बिकॉज उनको डीड्स वैसे दिए गए, लेकिन उनको परमिशन तो बिल्कुल नहीं थी। तभी तो मैं यही तो बात कर रही हूँ ना, कि वो जब उस स्टेज के लोगों के लिए लिखा गया था, वो अपर क्लास की सोसाइटी के लिए लिखा गया था। दे कुड नॉट बी मीडियम फॉर पॉपुलर आर्ट। कैसे बन सकती है? हम सब जानते हैं, जब तक हम कॉमन ग्राउंडलिंग्स तक नहीं पहुंचते। और यही एक रीज़न है, जब हम बोलेंगे कि डिक्लाइन हुआ संस्कृत का एज अ लिविंग लैंग्वेज। हम कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे जो संस्कृत वर्क्स को ट्रांसलेशन में भी पढ़ते हैं।
मैं I was like I was as a language lover, I was super excited when I got to know about the syllabus, because I could see that I this is the way now students would be able to read Hindi text. वरना हम में से कितने लोग हैं जो संस्कृत की चीज़ों को ट्रांसलेशन में भी नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है इसका यही कारण है कि हम संस्कृत भी नहीं ना पढ़ पा रहे अब। ये लैंग्वेज ही ऐसी बन गई थी। और अगर हम ऐसे लोगों की नाम ना होते हमारे पास, जैसे कि मनमोहन आचार्य वॉज अ वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट, इन लोगों के जैसे मनमोहन आचार्य का मैं नाम ले रही हूँ, इनके प्लेज बहुत इनेक्ट हुए, लिखे गए। अब तो चलो चीज़ें बदल गई हैं, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो देयर वॉज डिविजन कास्ट और सेक्शंस को लेके। ओके, वैसे आज के लिए मुझे लगता है बहुत हो गया है। अम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ जी, नहीं ये बिल्कुल एंशियंट, हाँ जी, एंशियंट बहुत 16वीं सदी के जो 16 सेंचुरी के ड्रामाज हैं वहां पे हम देखते हैं। इंग्लिश इंग्लिश, पूरे नॉट ओनली इंग्लिश, पूरे यूरोपियन जो क्लासिकल ड्रामा है वहां पे ये सब है, क्योंकि संस्कृत एडिशन में ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है। और मुझे लगता है ये मैं इस बात पे हम किसी दिन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे कि इमेंसिपेटेड जो वुमेन का कॉन्सेप्ट है ना, आज़ाद औरत, फ्री एंड आइडियल स्ट्रॉन्ग वुमेन, हमारी तो कॉमन विमेन कैरेक्टर्स और गॉडेसेस और हेरोइक जितने भी हमारे फिगर्स हैं, उनमें सब में देखते हैं हम कि इंडियन women वर मच strong and independent in comparison to their other counterparts. हाँ जी रेनू, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, व्हाट एल्स? हाँ ठीक है, हम इसको कंटिन्यू ही अब कल करेंगे। वील टॉक अबाउट जो तुम सिमरन बात कर रही थी मुझसे कि मैम हमें इसकी एग्जांपल्स चाहिए, तो कल की क्लास एग्जांपल्स की ही है। हम लोग उन ड्रामेटिस्ट की बात करेंगे जो संस्कृत ड्रामा लिखते थे। हम बात करेंगे किस किस्म के ड्रामाज थे जहाँ पे किस किस्म की कहानियां थी। तो कल आपका सारा जो क्वेश्चन है सिमरन, दैट विल बी आंसर्ड।